जय श्री राम दोस्तों। कानपुर में एक दुकान है मिठाई की, ठग्गू मिठाई वाला, और उसका जो टैग लाइन है वो ये है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। और ये बात बिल्कुल चरितार्थ होती है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन अगर कोई ग्राहक, इस केस में चाइना, खुद ही आके बोले कि आओ मुझे ठगो, आओ मुझे ठगो, आओ मुझे ठगो, तो वो पाकिस्तान क्या करेगा? उसकी तो फितरत है लोगों को ठगना, लोगों से पैसा लेना। जब खुद आके तुम दे रहे हो तो वो क्यों ना ले? आप मेरी बात समझ रहे हैं? और यही बात आज हुई है कि जब चाइना ने देखा यार ये तो पैसे लेते जा रहे हैं सीपेक के नाम पे, वापस करने का नाम ही नहीं ले रहे। और जब हम इनसे कहते हैं यार पैसे वापस करो तो कहते हैं सर 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 1 साल और बढ़ा दो, 1 साल और बढ़ा दो। फिर अगले साल कहते हैं 1 साल और बढ़ा दो, 1 साल और बढ़ा दो। इस बार चाइना ने कहा नहीं साहब, आपको तो पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये पैसे आपने चाइना से नहीं लिए हैं, प्राइवेट बैंकों से लिए हैं, प्राइवेट कंपनियों से लिए हैं, जिसमें हमारा कोई जोर नहीं है, तो आपको देने पड़ेंगे। अब ये पूरी कहानी क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों एक बात और याद आ रही है, क्रिकेट के मैच में आपने देखा होगा जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, तो पाकिस्तान का एक जर्नलिज्म वो स्टेडियम के बाहर बोलता है ना, आओ मुझे मारो, आओ मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो। तो यही चाइना का हाल है आज कि चाइना खुद कह रहा है पाकिस्तान से आओ मुझे मारो, और जब पाकिस्तान ने मार दिया तो कह रहा है नहीं, अब तो मेरे जितने पैसे हैं उतने वापस करो, और जितने मुक्के तुमने मारे उतने मुक्के मैं भी तुम्हें मारूं। अब पाकिस्तान घबराया हुआ। ये पूरी कहानी क्या है? ये कहां से शुरू हुई है? ये सीपक किस बला का काम है? इसमें क्या क्या आता है? और ये जो पैसे चाइना वापस मांग रहा है उसकी क्या कहानी? और उसके साथ जो अपोजिशन में एक लीडर है वहां पे पाकिस्तान में, मौलाना फजलुर रहमान, उसने क्या बोला है आसिम मुनीर के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही कोई मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। चलो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि चाइना का जो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के ऊपर, ये गड्ढे में चला गया है या जाने वाला है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि यार ये शॉर्ट में ये सीपक है क्या। देखिए सीपेक की जो फुल फॉर्म है ना, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो उसी से ही शुरू होता है। चाइना से निकल के यार ग्वादर होते हुए ये आगे जाएगा, अफगानिस्तान होते हुए। लेकिन अगर पाकिस्तान में ये रुक गया तो आगे बढ़ेगा ही नहीं वो, ठीक है ना? तो इसलिए ये पाकिस्तान का जो सेगमेंट है सीपेक का वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसमें केवल रोड्स ही नहीं है, इसमें पोर्ट्स भी है, इसमें पावर प्लांट्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और काफी ज्यादा $63 बिलियन का पूरा ओवरऑल का इन्वेस्टमेंट। और जो मेन मैं पैसे लेन देन की बात कर रहा हूं ये बेसिकली पावर प्लांट्स के बारे में है, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे कि कितना अमाउंट है और प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या है कि चाइना ने चली थी चाल। चाइनीज वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं दोस्त। मेरा कई इंटरेक्शन हुआ है अपनी कंपनियों में, जब चाइना के साथ डील करता था तो मुझे लगता था यार ये इंडियन और चाइनीज केवल दो ही लोग ऐसे हैं जो कि अमेरिकन को पट्टी पढ़ा सकते, एंड दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड गाय। चाइनीज चाइना को भी बेवकूफ बना गया पाकिस्तान, भाई साहब। बड़ा पूरी दुनिया का बेवकूफ बना रहा है चाइना, और चाइना का बेवकूफ बना गया पाकिस्तान। चाइना ये चाहता था कि यार इनको पैसे देते रहो, ये वापस तो कभी कर नहीं पाएंगे, ना वहां पे एजुकेशन है, ना वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहां पैसे वापस करने की कोई तबाह है। उनको वापस पैसे करने ही नहीं होते, वो केवल पैसे लेने जानते हैं, देना जानते नहीं है, वापस करेंगे नहीं। और जब वापस करेंगे नहीं तो क्या होगा कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक रूप से आपके अंडर में आ जाएगा। और जियोग्राफिक लोकेशन जो पाकिस्तान की है वो तो दुनिया जानती है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही उसने सोचा कि यार इंडिया को अगर आपको अगेंस्ट में करना है, इंडिया के अगेंस्ट में जाना है, इंडिया के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेना है, तो पाकिस्तान आपकी गोद में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। तो अब चाइना का यह मतलब था कि अगर पैसे देते जाओ, एक दिन ऐसा होगा कि ये पूरा पाकिस्तान जो है हमारे अंडर में आ जाएगा, जो हम बोलेंगे वो पाकिस्तान करेगा। और दूसरा इसका रीजन ये था कि आप जानते हैं स्टेट ऑफ मलक्का, जिसपे इंडिया कभी भी कंट्रोल कर सकता है, और वो जो चाइना का है 70% जो ऑयल और एलएनजी का रूट है वो वही। तो कभी जब चाइना और इंडिया की वॉर हो जाए, सपोज कीजिए, तो इंडिया उस पर अटैक करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वो इंडिया के पास मालदीव के। ये एक बहुत बड़ा रीजन। लेकिन क्या हुआ, वो अल्टरनेट रूट तो मिला नहीं, साथ में चाइना अपना रूट ही खो गया। अब इंपॉर्टेंट तो यार बड़ा बड़ा सोच रखा था कि गवादर पोर्ट मिलेगा, वो अरेबियन सी के बिल्कुल किनारे पर है, और पूरा जो ग्लोबल ट्रेड है ऑयल का या बाकी चीजों का, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चाइना क्या चाहता था कि यहां से पूरा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, वहां तक जाने का पूरा शिपिंग रूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बलूचिस्तान में आप जानते हैं मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो भी चाइना की नजर थी कि यार वो भी मुझे मिल जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सीपेक जो है वो एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट केवल नहीं था, बल्कि एक पूरा जियो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट भी था चाइना। अब हुआ क्या कि मतलब लगभग 11-12 साल हो गए प्रोजेक्ट, और रिजल्ट ठन गोपाल। कहीं बीएलए वाले आपके पीछे पड़े हैं, कभी आपका, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पास स्किल नहीं है यार। एक भिखारी है, उसको यार आप आधा किलो खाना खिला दोगे, 1 किलो खाना खिला दोगे, 100 किलो थोड़ी ना खा लेगा वो, उसकी औकात तो होगी खाने की तभी तो खाएगा। तो पाकिस्तान में इतना पचाने की हिम्मत ही नहीं कि वो इतना पैसा जो चाइना ने दिया है कर्ज के तौर पे उसको बर्दाश्त कर। तो चाइना को तो ये लगता था यार 10-12 सालों में ये बिल्कुल प्रोजेक्ट जो है वो चल जाएगा और हमको बहुत इसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा।
लेकिन हुआ वक्त के साथ साथ ऐसा लगने लगा कि ये चाइना के जितने पूरा प्रोजेक्ट ये फेल हो रहा है और चाइना के लिए एक इकोनॉमिकल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क बन। अब आते हैं उस बात जो पावर प्रोजेक्ट्स के, तो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में चाइना ने एक अपना बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया। उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काफी प्रोजेक्ट्स लगाए और उन्होंने कहा देखो भैया, लोगों को बेचेंगे तो लोगों को बेचने का फायदा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, बिल तो कोई देता नहीं है, पर तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट हमसे परचेज करे, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और जो गवर्नमेंट है वो हमसे परचेज। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, लेकिन ये भी है कि अगर गवर्नमेंट ने परचेज नहीं किया या उसकी रिक्वायरमेंट कम हुई तो आप कंपनसेशन देंगे। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है यार, हमारे पास तो वैसे ही बिजली की कमी है, तो हमको कंपनसेशन क्यों देना है। उन्होंने साइन कर दी और उन्होंने इस पे एग्रीमेंट भी कर लिया। अब क्या है प्रेजेंट स्टेटस, अगर आप देखें तो पाकिस्तान कंटिन्यूअसली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और जो वो पेमेंट करना था उसको, वो हर साल बोलता है कि हम अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे। बिल बढ़ता गया और बिल जब बढ़ रहा है तो साथ में क्या हो रहा है, उसके इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। और अब ये पाकिस्तान ने सोचा यार अब तो कितने रुपए हो गए, करीब 180 बिलियन पाकिस्तान, इतना हो गया बैलेंस, 170 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। अब पाकिस्तान ने कहा कि यार इतना पैसा तो हम कभी दे नहीं सकते भाई, तो हम करें क्या। उसने गया चाइना के पास और चाइना से कहा कि साहब मेरी औकात नहीं है देने, आप ऐसा करो या तो उसको बढ़ा दो, डिलीवरी जो डेट है उसकी पेमेंट डेट बढ़ा दीजिए, और या साहब उसको माफ करो, हम नहीं। चाइना ने कहा साले बेवकूफ है क्या, एक तो हमारा $60 बिलियन डुबो दिया जिसमें 25 बिलियन मेरे लग चुके हैं, और अब कह रहा है कि ये पैसा वापस नहीं करेंगे, वापस तो नहीं करेंगे, साथ में कह रहा है कि उसको खत्म कर दो और अपना हिसाब नए तरीके से शुरू करो, नए दिन से शुरू करो। उसने कहा साले ऐसा कुछ नहीं है, पेमेंट तुमको करना पड़ेगा। अब क्या पेमेंट कहां से करेगा, पैसे तो है ही नहीं, क्या क्या बेचेगा यार, सब एयरपोर्ट तो बेच दिया, रेलवे बेच दी, स्टील मिल बेच दी, पीआईए बेच दी, एक आसिम मुनीरी बाकी है, उसको खरीदने वाला कुत्ता भी नहीं है, उसको खरीदेगा नहीं। अब क्या बेचे, तो इन्होंने कहा यार ये माफ कर नहीं रहा, और एग्रीमेंट है हमारा। और यूएई के पास गए थे, यूएई ने तो अपने $3 बिलियन मांग लिए, वो तो हमने सऊदी अरेबिया से कह के वापस कर दिए। अब क्या होगा, देने वाला कौन है, देने वाले दो हैं, एक सऊदी अरेबिया है, एक आईएमएफ। आईएमएफ कैसे है, क्योंकि ट्रंप है, ट्रंप से रिक्वेस्ट करो कि सर हमको निकाल दो इसमें। तो आईएमएफ से इन्होंने कहा कि साहब इस बार जो है, जो पिछली बार $7 बिलियन लिया था, इस बार हम $10 बिलियन ले। भाई साहब ये 25वीं बार जाएंगे आईएमएफ के पास लोन लेने के लिए, और जो नेक्स्ट नंबर है ना वो अर्जेंटीना को भी क्रॉस कर दिया। अर्जेंटीना 24 बार गया, इंडिया तो एक बार गया था 90s में। तो भाई साहब 25वीं बार जाएगा, वो भी 10 बिलियन के लिए, और 10 बिलियन का क्या करेगा, या पहले के लोन चुकाए फिर आगे के लिए फ्रेश लोन लेगा। अब आप देखिए कि ये कंडीशन है, और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भाई साहब केवल ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं, इनका बिल चुकाने के लिए पाकिस्तान के पब्लिक लोग, जो नॉर्मल पब्लिक है, उनको अगले 15 सालों में $40 बिलियन का एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। अब आप कैलकुलेट कर लो साहब कि पर हेड कितना पैसा बनने वाला है पाकिस्तानियों। $40 बिलियन 15 साल में ये पब्लिक के खजाने से निकालेंगे ये, और चाइना को देंगे, या चाइना को आज देंगे तो उसका इंटरेस्ट देंगे। चाइना को कैसे देंगे, वो सऊदी से लेंगे। आईएमएफ तो इसलिए लोन देगा नहीं, कुछ डाइवर्ट कर सकते हैं ट्रंप के कहने पे, वो बात अलग है। लेकिन आप ये देखिए कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, वो कहां बैठा रहे। और एक लोन लेना, उससे दूसरा लोन चुकाना, ये तो हालत हो गई है। मतलब जो डेप्ट है वो बढ़ता का बढ़ता जा रहा है। लेकिन भाई साहब सुलह करानी है आपको ईरान और यूएस के, घर में खाने को पैसे नहीं, दुनिया में भीख मांग रहे हैं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करवा लो। और जानते हैं यही मौलाना फजल रहमान, इनको प्यार से जो है वो मौलाना डीजल भी बोलते थे। मौलाना डीजल इसलिए बोलते थे कि आपको याद होगा कि ये पहले कश्मीर कमेटी के भी 20 साल तक करीब चीफ रह चुके हैं। लेकिन जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान, उस वक्त ये मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर, तो वहां पे डीजल वगैरह इनके हाथ में आता था। बड़ा उन्होंने जो है वो घपला किया, और घपला कहां से किया, ईरान से डीजल चोरी का, और हर लीटर पे परसेंटेज होता था फजलुर रहमान का। इसके अपने मदरसेज भी हैं, लाखों आदमी है, इसको कोई छू नहीं सकता, नहीं तो सड़क पे आ गए ना तो पाकिस्तान पूरा इस्लामाबाद की सड़कें भर जाएंगी। तो ये है तो इंपॉर्टेंट है, मौलाना है लेकिन है इंपॉर्टेंट, लेकिन वो एक्चुअली पॉलिटिकल मौलाना है। तो भाई साहब अब इन्होंने, इसलिए इसको मैंने बताया था, इसलिए इसको जो है वो मौलाना डीजल भी बोलते हैं कि चोरी की थी डीजल की। अब ये भी बाहर उतर आया जब देखा कि पाकिस्तान चारों तरफ से एक तरीके से प्रेशर में, कश्मीर की तरफ से भी, बलोचिस्तान की तरफ से भी, और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी जब प्रेशर में है, तो उसको और प्रेशर में डाल रहा है, और ये एक तरीके का सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान और चाइना। ये कहता है कि पाकिस्तानी फौज का काम है पाकिस्तान की रक्षा करना। आपको पता है आसिम मुनीर ने अभी 3 दिन पहले ये बोला था कि पूरी सेना जो है वो पाकिस्तान की, वो अकेले नहीं लड़ पाएगी अफगानियों से और बीएलए से, और जितनी भी एक तरीके से कंपनीज चल रही हैं, पार्टीज चल रही हैं, उनसे अकेले नहीं लड़ पाएगी, तो इसलिए हमको पब्लिक का सपोर्ट। इस पे मौलाना ने बोला कि अबे यार तुमको तो तनख्वाह इस बात की मिलती है कि तुम देश के लिए लड़ो और मरो, पब्लिक को काय खींच रहे हो इसमें। उनका कहना था भाई हम तो टैक्स देते हैं, हम जाके लड़ने के लिए टैक्स थोड़ा देते हैं, अब तुम लड़ो। उसको पता है कि ये पहले क्या हुआ था, क्योंकि मौलाना के मदरसों से ही कई बच्चे हिंदुस्तान आए थे लड़ने के लिए, और वो भी 26/11 मुंबई अटैक, पार्लियामेंट अटैक, सब नहीं
कुछ बच्चे इनके मदरसे के भी थे। इसी बात को वो आज बोल रहा है कि भैया अब हम तुम्हारा सपोर्ट करने वाले नहीं है, नहीं तो ये अननोन गनमैन का भरोसा नहीं है, कल को मेरा नंबर लगा देगी, मुझको मार देंगे, पता ही नहीं चलेगा। और उन्होंने ये कहा जो बिल्कुल सही बात, उन्होंने कहा भाई साहब आसिम मुनीर साहब, अगर आपको पॉलिटिक्स ही करनी है ना तो पहले आर्मी की वर्दी उतारो, पॉलिटिक्स में आओ, वोट लो और जीतो और देश को चलाओ। ये क्या कर रहे हो कि आप आर्मी में भी हो, कैप भी पहन रखी है और आप पॉलिटिक्स भी कर रहे हो। तो भाई साहब मौलाना को पार लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आसिम मुनीर के लिए। आसिम मुनीर की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही। आप फिर देखिए ना खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी एरियाज हैं 70 to 80% एरियाज वो गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर है। शाम को 7 बजे के बाद, ये फजलुर रहमान ने कहा है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 7 बजे के बाद कोई पुलिस ऑफिसर अपनी चौकी छोड़ के जाता नहीं, कि बाहर निकलेंगे पता नहीं कौन शूट कर दे कौन मार दे। ये तो हालत हो गई है। तो अब क्या है, पाकिस्तान की पूरी इंटरनल सिक्योरिटी पे भी बहुत ज्यादा इल्जाम आ गया है। यार ये लोग कर क्या रहे हैं? अब हर चीज में कहते हैं इंडिया करा रहा है। तीनों जगह जहां बीएलए है तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, और टीटीपी है तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान कुछ कर रहा है तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है। यार सब जगह तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो तुम्हारी मिलिट्री कर क्या रही है? जो उसका काम है वो तो कर लो। आईएसआई, अरे 10-15 लोग तो हिंदुस्तान के पकड़ो ना अंदर जो करवा रहे हैं, या कोई तो दुनिया को लाके सबूत दो कि यार इंडिया करा रही है, हम यहाँ कहता हूँ करा रही है। तुमने जो किया कश्मीर में, तुमने जो किया दिल्ली में, तुमने जो किया मुंबई में, उसका बदला कौन तो लेगा? कोई तो लेगा ना बदला। यार तुम अपने छछूंदर छोड़ सकते हो 1000, तो इंडिया अपने अननोन मैन नहीं छोड़ सकती। मुझे पता नहीं छोड़ रही है नहीं छोड़ रही, लेकिन छोड़ रही है तो क्या गलती कर? जवाब दो। अबे हिम्मत है तो जवाब दो ना। नंबर 1 आर्मी पूरी दुनिया की, आईएसआई पूरी दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, कुछ तो करो। और यही फजलुर रहमान कर रहा है कि अबे अपना काम तो कर, हमारा काम तो छोड़ दे, पहले अपना काम तो करो। अब देख अब पाकिस्तान करेगा क्या? या तो सऊदी से पैसे लेगा, या आईएमएफ से पैसे लेगा, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे चाइना पैसे वापस ना मांगे, और वो है कोई ऑपरेशन करेगा हिंदुस्तान कश्मीर में, जिससे कि छोटा लिमिटेड वॉर हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और कुछ समय के लिए या कुछ सालों के लिए ये पैसे किनारे लगे। चाइना कहेगा कि, और चाइना से बोलेंगे कि भैया देखो हमारी सपोर्ट करो, हम तुम्हारे दुश्मन से लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए ही हमने दुश्मन पाल के रखा है हिंदुस्तान, तो अब तुम मेरी मदद करो, क्योंकि ये अटैक तो हिंदुस्तान ने कर दिया। जैसे सिंदूर 1 किया था वैसे सिंदूर 2 कर। तो ये बात थोड़ी दिन की टलेगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान को ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना, तैयार रहना चाहिए किसी भी ऑपरेशन से की पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी पूरी तरीके से गिर। दोस्तों आप सोचो, हमारे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती, हल्की सी प्रॉब्लम होती है, हमसे कोई 500 रुपए हमने किसी से ले लिया हम उधार, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कब जाके दें, कब जाके दें, कब जाके दें। किसी बंदे से थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है सड़क पे या कहीं पर, या किसी कोलीग से या ऑफिस में, हम घर में बैठ के सोचते रहते हैं उसके बारे में, किसकी गलती थी, क्या हुआ, कैसे करें, कैसे ठीक करें। पाकिस्तान का देखो, बीएलए घुस रहा है तुम्हारे अंदर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग बोल रहे हैं हमको इंडिया से हेल्प चाहिए, इंडिया से सपोर्ट चाहिए, और आपका बीएलए तो शुरू से कहता है कि बीएलए ने तो कल को अपने को इंडिपेंडेंट राज्य घोषित कर दिया, कंट्री सॉरी, कि हम पाकिस्तान से आजाद हैं। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी बलोचों ने कि हम तो अलग हैं। बताओ, अफगानिस्तान घुस घुस कर ठोक ठोक के मार रहा है। कब मार रहा है पता नहीं। एक साल में 4000 लोगों की डेथ हो गई है केवल ये जो जिसे आप कहते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम है, उसमें आर्मी और नॉन आर्मी और सिविलियन सबको मिला के 3000 कहते हैं डेथ हुई है। ये ऑफिशियल डाटा है। अनऑफिशियल डाटा मेरे ख्याल से 20,000 से ज्यादा का, इतने लोग तो मर गए। हिंदुस्तान वहां पे ऑपरेशन 1 को जो है वो आपका स्टॉप करके स्टॉपर लगाया हुआ है उसके अंदर केवल बस। ईरान और घुस के आ रहा है अंदर। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया कि ईरान से भी परेशान है, सऊदी ईरान की प्रॉब्लम हो गई है यमन में, इसके कारण वहां भी परेशान है। यार एक आदमी कितने परेशानी झेलेगा, तो वो क्या करेगा, मरता क्या ना करता। और पैसे कहीं मिल नहीं रहे, पैसे तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि पैसे तुम कमा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कमाने की, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पास स्किल नहीं है, तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है, तुम्हारे पास केवल एक स्किल, आतंकवाद को छोड़ के केवल एक स्किल है, वो है पैसे मांगना, केवल मांगना, देना वापस नहीं। तो इसलिए आदमी क्या करेगा, क्योंकि उसको आते ही केवल यह अटैक करना या गोली खाना या गोली मारना, तो वो ही करेगा अब वो हिंदुस्तान के साथ। अब आप देख, या अगर इतनी इसकी हिम्मत नहीं आई हिंदुस्तान के साथ करने में, तो अफगानिस्तान में 2 बार करके देख, कोई हल्ला नहीं मचता, क्योंकि अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स वगैरह तो कुछ चीज है नहीं। ये लोग आते हैं 30-35 लोगों को मार के चले जाते हैं पाकिस्तानी, कुछ नहीं होता, कोई वर्ड नहीं चिल्लाता। इंडिया भी एक स्टेटमेंट देकर छोड़ देता है, चाइना भी एक स्टेटमेंट देकर छोड़ देता है, रशिया भी एक स्टेटमेंट छोड़ देता है। तो हल्ला का मचेगा, या तो आप इंडिया में कुछ करो, इंडिया फुल फ्लेजेड वॉर आपके ऊपर करेगा या नहीं करेगा, ये ट्रंप पे डिस्कस करता है, यूएस पे डिपेंड करता है, पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उस पर डिपेंड करता है। सब पैसिफाई करेंगे। अगर इंडिया बाय चांस न्यूक्लियर पे आता है या नॉन न्यूक्लियर पे भी आता है, तो लोग बचा के ले जाएंगे। इस समय ट्रंप है, बचा के ले जाएगा, पता नहीं अगला जो आएगा वो बचाए ना बचाए। तो इंडिया को ऐसे वक्त में साहब बहुत चौकन्ना रहना चाहिए कि ये किस हद तक जा रहा है। और चाइना तू तो गए हो, तेरा इन्वेस्टमेंट अभी जितना है ना उतना रख ले भाई, बाकी छोड़ दे। तुम बीच बीच में फिर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो ना, कि आपके जो है वो अगले साल के लिए भी आ गया कि फेज 2 में इतना करेंगे, फेज 3 में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। देख लो, अगर ज्यादा पैसा है तो कर लो, नहीं तो पाकिस्तान के तो आप भी अच्छी तरह जानते हो। और अब तो साहब आपसे अच्छा कौन जान पाकिस्तान। दोस्तों इसमें आपकी क्या राय? क्या चाइना फ्यूचर में भी पाकिस्तान में इतना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, या अब चाइना अपनी जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजी है वो बदलने के लिए मजबूर होगा? आप दोस्तों क्या सोचते हैं इसके बारे में, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिए।